प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी का क्लास कर रहे हैं पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए, टीजीटी के लिए। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज केंद्रक के बारे में। ये एनसीईआरटी की क्लास है, हिंदी मीडियम की क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रक के बारे में। और केंद्रक के साथ ही यह चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोश का विभाजन, और फिर कोश का विभाजन के बाद ऊतक, और फिर फिजियोलॉजी में हम लोग इंटर कर जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। कोशिकी अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। यहाँ पे देखिए 1831 में नहीं की थी, बल्कि इससे पूर्व की थी। लेकिन यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम लोग किस में लगा देते हैं, 1831 में लगा देते हैं। ऑप्शन में कभी कभी पूर्व दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारी रंग से रंजित होता है, किस रंग से, क्षारी रंग से रंजित होता है, उसे क्रोमैटिन नाम दिया है। यानी क्रोमैटिन किस रंग का होता है, किस रंग से रंजित होता है, तो क्रोमैटिन क्षारीय रंग से रंजित होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्र जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्र की प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रित कहते हैं। केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलते हैं, जिसे केंद्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों का बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों का बना होता है, जिनके बीच लगभग कितना अंतर पाया जाता है, 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का कार्य करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित हो जाती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे कि स्तनधारी जीवों की रक्ताणु यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसमें, व संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिकाएं। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रकीय धात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमैटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रित मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन यानी पैकेजिंग कक्षा 12 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कक्षा 12 में है डीएनए पैकेजिंग, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, डीएनए की संरचना क्या है, डीएनए का मॉडल क्या है। तो उसे आप कहाँ पढ़ेंगे, कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं।
जब आप सेल कोश का विभाजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे काइनेटोकोर आएगा। तारक कायम गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। मध्य केंद्र की, जिसे मेटासेंट्रिक कहते हैं, गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होते हैं, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्र की, सब मेटासेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है, जिसके परिणामस्वरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि अंत केंद्र की, जिसे फिबोसेंट्रिक कहते हैं, गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। ये यहाँ पे चारों स्थिति आपको दिखाई गई है। ठीक है, ए है आपका और ए आपका पहला वाला जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे उसको कहते हैं मध्य केंद्र की, उसके बाद उप मध्य केंद्र की, अग्र बिंदु और अंत बिंदु। तो ये चारों हैं यहाँ पे, देखिए एक क्रम से दिखाए गए हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु कहाँ पे है, बीच में है, फिर थोड़ा सा किनारे पे है, फिर एकदम किनारे पे है और फिर एकदम जा कर के टॉप पे है, उसके लास्ट सिरे पे। और ये इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग, जिसे आप कहते हैं सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडी, बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो ये छोटा सा वीडियो आपका छूट गया था, केंद्रक, जो केंद्रक आप पढ़ लेंगे तो केंद्रक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस पेपर करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस पेपर आज ही की डेट में आपका कराया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर आप करेंगे पूरा, लगभग 75 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस पेपर आपको करना अनिवार्य है। वहाँ से सारे प्रश्न आपके रिपीट हो जाएंगे, पूरा चैप्टर आपका रिपीट हो जाएगा। जो विगत वर्षों का प्रैक्टिस पेपर वो भी आपका चल रहा है, तो उसे भी आप करना ना भूलें, उसे जरूर करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।